choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू थॉर। तो फाइनली थॉर का एपिसोड आ चुका है। तो अब तक कहानी में आपने देखा हाल फिलहाल थॉर का हैमर उसके लिए भारी होता जा रहा है, वहीं बाकी हर कोई इस हैमर को उठा पा रहा है, यहाँ तक कि लोकी भी। इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए थॉर सोचता है कि शायद उसे डोनाल्ड ब्लैक के साथ जगह बदल लेनी चाहिए। थॉर को लगा था कि कई सालों से डोनाल्ड ब्लैक स्वर्ग की जिंदगी जी रहा होगा, लेकिन थॉर गलत था। उस जगह ने डोनाल्ड ब्लैक को पागल बना दिया और अब डोनाल्ड ब्लैक के मुंह खून लग चुका है। अब वो गोल्ड्स को मारने के एक मिशन पे है। उससे पहले ही लोकी की हालत खराब कर दी है। यही नहीं, ब्लैक ने उस छड़ी को भी तोड़ दिया जिससे कि थॉर प्रेजेंट वर्ल्ड में वापस आ सके। इससे पहले कि डोनाल्ड ब्लैक एक डॉक्टर बना, इससे पहले कि उसे ये छड़ी मिली जो कि उसे गॉड ऑफ स्टॉर्म्स में कन्वर्ट कर देगी और एक सोने के शहर एसगार्ड का उत्तराधिकारी बना देती। इससे पहले कि वो एक जवान आदमी था, अपनी प्री मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था निकारागुआ के पास बीमारी से भरे हुए गांव में इंसानियत से भरी हुई चीजें करता। तब उसे एक चींटी के काटे जाने का दर्द महसूस हुआ, जिसे अक्सर बुलेट एंट कहा जाता है। मानते हैं कि इसका दर्द एक इंसान के द्वारा सहन किया जाने वाला सबसे खतरनाक दर्द होता है। अब जब उसके एक गॉड के खून से सने हुए हाथों में बुक ऑफ किंग्स है, तो डोनाल्ड उसी गांव के बारे में सोच रहे हैं और उस चींटी के बारे में, बीमार और मरते हुए लोगों के बारे में और इस दर्द के बारे में। गाइस, वो बुक ऑफ किंग्स के उन पन्नों को फाड़ने लगा जिसके अंदर थॉर का जिक्र था। और जब वो इन सब यादों के बारे में सोच रहा था, तब उसे दो सच्चाई पता चली। पहली ये कि वहाँ कभी कोई चींटी थी ही नहीं और ना ही उसने कोई इंसानियत से भरी हुई चीज की थी। वहाँ पे कोई बीमार या मरते हुए लोग नहीं थे जो कि दर्द में चिल्ला रहे होंगे, जबकि वो चींटी के काटने से वहाँ पैरालाइज्ड बैठा होगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि डोनाल्ड ब्लैक ने कभी एक जिंदगी जी ही नहीं थी। उसे ओडिन ने अपने बेटे के लिए खिलौने की तरह बनाया ताकि वो थॉर को एक पाठ पढ़ा सके। और डोनाल्ड उन यादों के बारे में सोचता है, उस दर्द के बारे में, उस नकली जिंदगी के डर के बारे में जो उसके सामने जिंदा लग रही थी। थॉर उस नकली चींटी और उससे मिले हुए दर्द के बारे में सोचता है और उसने सोचा कि ऐसा कौन सा मॉन्स्टर होगा जो किसी को सिर्फ तड़पने के लिए ही पैदा करता है। और ये बात हमें दूसरी सच्चाई की तरफ ले आती है कि टाइम इस सुनहरे पंछी के पंख तोड़ने से भी आगे निकल चुका है। अब इस सुनहरे शहर को डिस्ट्रॉय होना होगा, उसे खुद अपने हाथों से इसकी दीवारें तोड़नी होंगी, हर उस चीज को तबाह करना होगा जो ओडिन ने अपनी जादू से बनाई। उसे ओडिन के साम्राज्य को एक गड्ढे की तरह बनाना पड़ेगा जिसे वो मर रहे और दर्द में मदद के लिए चिल्लाते हुए लोगों से भर देगा। इन सब के बीच में ओडिन होगा पैरालाइज्ड, वो अपने लोगों की मदद नहीं कर पाएगा उस टाइम पे। तब ओडिन के दिल में उससे भी ज्यादा दर्द पैदा होगा जो कि उस चींटी की काटने से होता है। तभी उस कमरे के अंदर बीटा रेबिल, लेडी सिफ और वोल्स्टैग आते हैं। लेडी सिफ ने कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि तुम डॉक्टर ब्लैक हो। डोनाल्ड कहता है, तुम्हें बहुत कुछ लगता है लेडी सिफ। सिफ ने कहा, यान बेओन को छोड़ दो और अपने घुटनों में बैठ जाओ। ब्लैक कहता है, लो छोड़ दिया। वो यान बेओन को सिफ की तरफ फेंकता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि सिफ को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिल सका, लेकिन बीटा रेबिल सिफ को बचा लेता है। ब्लैक कहता है, मुझे डर है कि मैं काफी लंबे टाइम तक अपने घुटनों पे ही बैठा हुआ था। बिल ने कहा, अब मैं तुम्हारे घुटने काट कर ही दम लूंगा। तब इन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। ब्लैक बिल को हराते हुए कह रहा है, ओ बिल माय डियर, देखो अपनी तरफ, मेरे पास अब भी थॉर की याददाश्त है। मुझे पता है कि तुम्हारी हाल ही में थॉर के साथ लड़ाई हुई थी और एक डॉक्टर के तौर पे मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा, जब तक तुम्हारे घाव पूरी तरीके से हील नहीं हो जाते तब तक तुम्हें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए थी। यू नो, तुम और मैं दोनों भाई भाई हैं, दोनों को ही ओडिन ने बनाया है ताकि वो अपने दूसरे वाले वर्जन को एक पाठ पढ़ा सके। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अब नहीं, अब ओडिन के खेलने के लिए और खिलौने नहीं बनाए जाएंगे, अब और थॉर नहीं बनाए जाएंगे। तभी उसने बीटा रेबिल का हेलमेट उतार लिया और उसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जबकि बीटा रेबिल अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। ओ देखो तुम्हारी तरफ, प्लीज रुक जाओ, यान बेओन की तरफ रेंगना बंद करो। मैंने ओडिन के जादू को तुमसे छीन लिया है और अपने अंदर मिला लिया है। ये कर्ज तुम्हारे ऊपर से उतर चुका है, पागल घोड़े। अब चलो मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। गैस, वो बीटा रेबिल की गर्दन काटने ही वाला था कि वोल्स्टैग ने उसे जोरदार पंच किया। बहुत हुआ। ब्लैक कहता है, हाँ वोल्स्टैग, अपने पुराने दोस्त का इस तरीके से स्वागत करते हो? वोल्स्टैग ने कहा, हाँ वेलकम होम, मैंने तुम्हारे लिए एक दावत रखी है। तब एसगार्ड के बाकी वॉरियर्स वहाँ पहुँच गए। सिर्फ कहती है, थंडर गार्ड और वॉरियर्स ऑफ एसगार्ड, मेरा साथ दो, ये बहरूपिया इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, चलो इसे खत्म किया जाए। ब्लैक कहता है,
ओह फाइनली। तो गाइस ब्लैक उनको ताबड़तोड़ मारने लगा। वो थॉर की स्किल्स और ताकत का यूज करते हुए उन सारे वॉरियर्स को हराने लगता है। उसके अंदर नफरत भरी हुई है, वो खून का प्यासा है। हालांकि काफी सालों से डॉक्टर ने एक ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी होगी, हालांकि वो नहीं बोला है कि एक थॉर बनना कैसा होता है। ब्लैक उनसे लड़ते हुए कह रहा है, तुम में से कोई भी नहीं समझ रहा, जो कुछ तुम्हारा गॉड कर सकता था मैं उससे अच्छा कर सकता हूँ। मुझे हर चीज याद है, हर एक इंच। मैं तुम सब लोगों से कई 100 बार लड़ चुका हूँ, लेकिन तुम लोग मुझसे कभी नहीं लड़े होगे। बेचारा वॉलस्टैग उतना ही बहादुर है जितना वो बेवड़ा है, और जिस तरीके से मैं तुम्हारे हाथों को कांपता हुआ फील कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम क्रैश होने वाले हो। तभी उसने वॉलस्टैग को उठाकर बाहर फेंक दिया। सिर्फ चिल्लाती है, वॉलस्टैग नहीं, ब्लेक कहता है। और तब तुम्हारी बारी आती है लेडी सिफ, गार्डियन ऑफ बाइफ्रॉस्ट। तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है ना, हर एक लड़ाई, हर एक फाइटर, उसका हर एक दांव पेच, हर एक मौत। लेकिन एक लड़ाई में, यहाँ तक कि एक सर्जरी के अंदर भी तुम्हें फोकस रहना होता है। वो सिर्फ के हाथ को घायल कर देता है। तुम काफी बहादुरी से लड़ी लेडी सिफ, लेकिन तुम्हारी तलवार, तुम्हारा नाम यानी कि गार्डियन ऑफ बाइफ्रॉस्ट और तुम्हारी धरती अब मेरी हो चुकी है। तुम्हारे थंडर गार्ड, तुम्हारे वॉरियर्स सब लोग मर चुके हैं। बुरा मत मानना प्लीज माय लेडी, अपने आप को दोष मत देना, क्योंकि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कोई भी इन सब चीजों को आता हुआ नहीं देख पाता। तभी उसने तलवार पटककर सारे एसगार्ड को वहां से टेलीपोर्ट कर दिया। वॉलस्टैग आकर सिफ को संभालता है। सिफ कह रही है, वॉलस्टैग थैंक्स ओडिन, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने हमें बिखेर कर रख दिया। वो मेरी तलवार ले गया और उसने पूरे एसगार्ड को टेलीपोर्ट कर दिया। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं। वॉलस्टैग कहता है, हाँ लेडी सिफ, ये बहुत बुरा हुआ और ये सब रोने धोने का टाइम बाद में आएगा, लेकिन अभी के लिए हमें और खतरों से निपटना होगा। सिफ कहती है, नहीं, ये हेल, ये जो कोई भी चीज है मैं इसके साथ डील करती हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये थॉर कहाँ पे है। एसगार्ड। कुछ टाइम बाद ब्लेक अपने चेहरे और सिर के बाल साफ कर रहा है। ओह यू नो, मैं समझ गया थॉर, बिल्कुल समझ गया। जो सारे साल मैंने उस जेल में बिताए और तुम्हारे पास इतना कुछ था, इतने ऐशो आराम थे, तुम मेरे बारे में भूल गए होगे। होता है, एक किंग बनना बहुत अच्छा होता है। अब चलो कुछ पुराने दोस्तों से मिला जाए। तो गैस इस टाइम पे एसगार्ड कहीं और ही है और ब्लैक वो एसगार्ड को छोड़कर अर्थ की तरफ निकल लेता है और इनकी बनाई हुई इस दुनिया के अंदर। थोर चिल्ला रहे हैं, हेलो, क्या यहाँ कोई नहीं है जो मेरी आवाज सुन सके? हुगिन, मुनिन, तुम लोग कहाँ मर गए? तब उस सरपेंट योर मुर्गन ने कहा, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ लिटिल बर्ड, लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। थोर पूछता है, यहाँ पे क्या हुआ था? तुमने ऐसा क्या किया? और भला ऐसा कौन हो सकता है जो तुम्हें हरा दे? सरपेंट कहता है, मुझे एक बार इस जगह में आने से तुम्हारे फादर ने रोक लिया था, लेकिन मैं हमेशा आना चाहता था, एक सांप की तरह जो हमेशा अंडों के पास जाना चाहता है, लेकिन मैं इसकी दीवारों को कभी नहीं तोड़ पाया। थोर ने कहा, और तब ओडिन फोर्स मेरे पास आई। सरपेंट ने कहा, बिल्कुल लिटिल बर्ड, और तुम्हारा मैजिक इतना अच्छा नहीं है। मैं ब्लेक के पास आया ताकि उसे उसकी कैद से आजाद करा सकूं, उसे उसकी सच्चाई दिखा सकूं कि वो भी ओडिन के खेल में सिर्फ एक प्यादा है। मैंने उसके सामने ताकत का तोहफा रखा ताकि वो मेरा साथ दे, हम दोनों मिलकर काम करें, दो शैडोज मिलकर गोल्ड और थंडर का सामना करें। लेकिन उसने मेरी पावर छीन ली। लेकिन इसके साथ ही उसे अपने अंदर के ओडिन फोर्स के बारे में पता चला। अब जब उसके पास एक गॉड और एक सरपेंट दोनों की ही पावर्स आ चुकी थी, तो उस पावर के साथ आया पागलपन, जिसने ब्लैक को इस तरीके से पागल बना दिया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। उस आदमी के गुस्से के बारे में सोचो, जिसे पता चले कि उसकी पूरी जिंदगी ही एक झूठ है। वो किसी के सामने नहीं झुकेगा, उसे रोका नहीं जा सकता। उसने मेरा गला काट दिया और मेरी खाल को अपने आर्मर की तरह यूज किया। तुमने उस जैसे कभी किसी का सामना नहीं किया होगा। अब वो एक ड्रैगन बन चुका है, लेकिन फिर भी वो कहीं कुछ ज्यादा है। वो तुमसे सब कुछ छीन लेगा, हर वो चीज जिससे तुम प्यार करते थे वो जलाई जाएगी। गाइस, डोनाल्ड ब्लैक सीधा पहुंचता है मैकार्थी मेडिकल इंस्टीट्यूट जेन फोस्टर के पास। जेन फोस्टर उसे देखते हुए बोली, डोनाल्ड, ओ माय गॉड, मैं तुमसे काफी लंबे टाइम से नहीं मिली। डोनाल्ड ने कहा, ओ हाँ, काफी लंबा टाइम हो गया। तो गाइस, क्या जेन फोस्टर का भी लोकी और बाकी सब जैसा हाल होगा? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, और इसका अगला एपिसोड रिलीज होगा अगले महीने। उससे पहले मैं जेन फोस्टर की एक सीरीज लाऊंगा, द वल्करी, जो कि वॉर ऑफ रेम्स के बाद की कहानी होगी।